जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। बीते रविवार को 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमलों की 15वीं बरसी थी। उन हमलों ने हमारे देश को जो जख्म दिए, उसका दर्द आज भी ताजा है। देशवासी कभी 59 घंटों तक चले उन आतंकी हमलों को भुला नहीं पाएंगे। मुंबई शहर इसके पहले भी कई बार आतंक का निशाना बन चुका है। 12 मार्च 1993 को, 11 जुलाई 2006 को, और इसके पहले भी 2 दिसंबर 2002, 6 दिसंबर 2002, 30 जनवरी 2003, 13 मार्च 2003। कई ऐसी तारीखें हैं जो खून से सनी हुई हैं, जहां पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने अपने नाकाब मंसूबों के तहत मुंबई वालों को अपना निशाना बनाया था। इसके अलावा मुंबई के अलावा भी देश के कई हिस्सों में आतंकी हमले हो चुके हैं। लेकिन देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक आतंकवाद ही बड़ी चुनौती नहीं है, एक चुनौती नक्सलवाद की भी है। अब से 10-15 साल पहले तक नक्सलवाद देश के करीब 10 राज्यों में एक बड़ी चुनौती था, जहां पर नक्सलवादियों ने खूब खून खराबा किया। लेकिन अब ये 3 से 4 राज्यों में ही सिमट कर रह गए हैं, और उन 3 से 4 राज्यों में एक राज्य महाराष्ट्र भी है, जहां फिर से नक्सलवाद ने अपना सिर उठाया है और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए एक चुनौती बन बैठा है। मुख्यमंत्री शिंदे एक मुसीबत से निपट नहीं पाते कि दूसरी मुसीबत उनके लिए तैयार हो जाती है। एक तरफ मराठा आरक्षण को लेकर 24 दिसंबर की डेडलाइन करीब आ रही है। मनोज जरंगे पाटिल नाम के मराठा आंदोलनकारी ने अल्टीमेटम दे रखा है कि 24 दिसंबर तक मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में रोजगार देने की अधिसूचना सरकार जारी करे। तो एक तरफ वो पेंच फंसा हुआ है और यह देखना होगा कि शिंदे उस मुसीबत से कैसे निकलते हैं। दूसरी तरफ खुद उनकी अपनी कुर्सी पर खतरे की तलवार लटक रही है। 31 दिसंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को इस बात का फैसला सुनाना है कि विधानसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है कि नहीं। पिछले साल जब उन्होंने शिवसेना से बगावत की थी, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर से शिकायत की थी कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्होंने जिस तरह से व्हिप की अवहेलना की है, ऐसे में उनको विधानसभा की सदस्यता से निकाल देना चाहिए। तो उस पर भी 31 दिसंबर तक फैसला आएगा। दूसरी तरफ मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे कैबिनेट में अंदरूनी घमासान भी शुरू हो गई है, और शिंदे कैबिनेट के एक मंत्री छगन भुजबल, जो कि अजीत पवार वाली एनसीपी से हैं, वो बागी तेवर दिखा रहे हैं, और उनकी कैबिनेट के एक दूसरे मंत्री के साथ, शंभुराजे देसाई के साथ, उनकी नोकझोंक भी हो गई। तो इन तमाम मसलों के बीच अब एक और मसला आ खड़ा हुआ है नक्सलवाद का। वैसे नक्सलवाद महाराष्ट्र के लिए नया नहीं है, और जो भी मुख्यमंत्री बना है महाराष्ट्र का, उसको इस समस्या से दो चार होना ही पड़ा है। लेकिन हाल ही में नक्सल वारदातें कम हो गई थी, लेकिन अचानक बीते 15 दिनों के भीतर नक्सलवादियों ने 3 बड़ी वारदातों का अंजाम दिया। 3 अलग अलग वारदातों में 3 लोगों की बड़ी ही निर्ममता से, बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। ताजा वारदात बीते शुक्रवार को हुई, जब नक्सलवादियों का ग्रुप एक गांव में पहुंच गया, दक्षिण गढ़चिरौली के एक गांव में पहुंचा, और वहां पर एक आदिवासी किसान को उसके घर से घसीटकर अपनी एक कंगारू कोर्ट में ले आया। जी हां, नक्सली जगह जगह पर वक्त वक्त पर अपनी अदालतें लगाते हैं, खुली अदालतें लगाते हैं। वहां पर जिसको भी वो आरोपी मानते हैं, उसके खिलाफ तुरंत फुरत में सुनवाई होती है, और फिर उसको सजा सुना दी जाती है, और उस सजा पर तुरंत ही अमल भी कर दिया जाता है। तो इस आदिवासी किसान को जब घसीट कर लाया गया, तो गांव के ही मैदान में आज नक्सलवादियों ने एक अदालत लगाई, और उस अदालत ने उस पर पुलिस के खबरी होने का आरोप लगाया। कुछ वक्त पहले पुलिस एनकाउंटर में एक महिला नक्सलवादी, जिसका नाम आशा था, वो मारी गई थी, और नक्सलवादियों को शक था कि आशा का एनकाउंटर इसी शख्स ने करवाया है, और उसी शक के आधार पर नक्सलवादियों ने इसके घर पर धावा बोला, और फिर इसको घसीटकर अपनी अदालत में ले आए, और कुछ मिनटों तक चली सुनवाई के बाद सजाए मौत का ऐलान किया गया, जिसके बाद
नक्सलवादियों ने इसे गोली मार दी। इस घटना से कुछ वक्त पहले नक्सलवादियों ने एक बुजुर्ग की भी हत्या की थी। उसका दोष यह था कि उसका जवान बेटा गढ़चिरौली पुलिस में शामिल हो गया और पुलिस में शामिल होने के बाद वो C60 फोर्स का कमांडो बन गया। C60 वो कमांडो फोर्स है जिसने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रखा है और इस C60 फोर्स में स्थानीय आदिवासी ही भर्ती किए जाते हैं। चूंकि वो एक ऐसी फोर्स का सदस्य था जिसने कि नक्सलवाद को काफी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए नक्सलियों ने एक बड़े पत्थर से कुचलकर उसकी पिता की हत्या कर दी। इन्हीं 15 दिनों के भीतर नक्सलवादियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया था। नक्सलवादियों ने दिनेश गावड़े नाम के एक शख्स की हत्या कर दी। उन्हें शक था कि दिनेश गावड़े पुलिस के लिए खबरी का काम करता है। उसकी हत्या तब की गई जब राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गढ़चिरौली में ही एक दूसरे इलाके का दौरा कर रहे थे। गढ़चिरौली के एसपी नीलोत्पल ने इस बात का खंडन किया है कि मारे गए तीनों लोगों में से कोई भी पुलिस के लिए बतौर खबरी का काम करता था। लेकिन इन 3 वारदातों ने एक के बाद एक ये जो तीनों वारदातें हुई, उन्होंने सरकार के इस दावे पर सवाल खड़ा किया है कि गढ़चिरौली से नक्सलवाद लगभग खत्म सा हो गया है। अब से चंद महीनों पहले भी नक्सलवादियों ने एक युवक की हत्या कर दी थी जो कि सरकारी नौकरी के लिए बतौर कैंडिडेट उतरा था। साल 2018 में गढ़चिरौली में ही, दक्षिण गढ़चिरौली में, जो कि हॉटबेड रहा है नक्सलवाद का, वहां पर एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें कि 40 नक्सलवादी मारे गए थे और उनमें कई बड़े नक्सलवादी भी थे, कई दलम कमांडर भी थे। और उस एनकाउंटर के बाद सरकार ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा था कि अब गढ़चिरौली में नक्सलवाद बेहद कमजोर हो चुका है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक ये वारदातें हो रही हैं, उसने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और सरकार के दावे को चुनौती भी दी है। इससे यह भी पता चलता है कि फिर से एक बार नक्सलवाद गढ़चिरौली में मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। नक्सलवाद की एंट्री महाराष्ट्र में 80 के दशक में हुई थी। पड़ोस के आंध्र प्रदेश थे, तब तेलंगाना नहीं बना था और महाराष्ट्र की सीमा जो है आंध्र प्रदेश से सटी होती थी और वहीं से शुरुआती नक्सली गढ़चिरौली में आए थे और फिर महाराष्ट्र के कुछ जिलों में उन्होंने अपनी जड़ें जमा ली थी, जैसे कि गढ़चिरौली जो कि तब चंद्रपुर जिला का हिस्सा हुआ करता था, फिर भंडारा, गोंदिया, ये तमाम जिले जो है नक्सल प्रभावित हो गए और उनको मौका इसलिए मिला अपनी जड़ें जमाने का क्योंकि उस वक्त सरकारी विभागों की ओर से, खास करके वन विभाग की ओर से, आदिवासियों को काफी प्रताड़ित किया जाता था। जो जंगल की उपज होती थी, जिस पर कि आदिवासियों का जीवन निर्भर होता था, उसका ही इस्तेमाल वन विभाग के अधिकारी उन्हें नहीं करने देते थे, उनसे रिश्वतखोरी करते थे, उनकी महिलाओं का शोषण करते थे और उन पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा था उसका फायदा उठाते हुए नक्सलवादियों ने आदिवासियों के बीच काम करना शुरू किया, उनकी सहानुभूति जुटाई और ऐसे अधिकारियों की हत्याएं करनी शुरू की या फिर उन्हें सजा देनी शुरू की, उनके साथ मारपीट करनी शुरू की जो कि आदिवासियों को परेशान करते थे। इस तरह से नक्सलवादियों ने गढ़चिरौली के आदिवासियों का दिल जीतने की कोशिश की और उसमें वे एक बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। सरकारी अधिकारियों के अलावा जो तेंदुपत्ता के कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, उनकी ओर से भी काफी शोषण किया जाता था आदिवासियों का। जो आदिवासियों की अर्थव्यवस्था है, गढ़चिरौली की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें तेंदू का कारोबार, तेंदुपत्ते का कारोबार, जिससे कि बीड़ी बनाई जाती है, वो एक अहम भूमिका निभाता है। तो तेंदुपत्ता बीनने का काम आदिवासियों से ठेकेदार करवाते थे, लेकिन मेहनताने में बहुत ही कम पैसे उन्हें मिलते थे और उनका शोषण किया जाता था। तो नक्सलवादियों ने उनके खिलाफ भी मुहिम छेड़ी। इसके अलावा जो बांबू के कॉन्ट्रैक्टर थे, गढ़चिरौली से बड़े पैमाने पर जो है बांबू भी सप्लाई किया जाता है देश भर में, तो बांबू के कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ भी नक्सलवादियों ने मुहिम चलाई और उनसे ना केवल नक्सलवादी वसूली करते थे बल्कि अच्छा मेहनताना भी आदिवासियों को दिलाते थे।
तो इन तमाम कारणों से नक्सलवादी आदिवासियों के बीच लोकप्रिय हो गए। आदिवासी उन्हें अपना मानने लगे, अपना हितैषी मानने लगे, अपना शुभचिंतक मानने लगे। लेकिन आगे जाके यही नक्सलवादी इन्हीं आदिवासियों को प्रताड़ित करने लगे। वे इनसे भी वसूली करने लगे। जो इनको मेहनताना मिलता था, तेंदुपत्ता के ठेकेदारों से जो पैसा मिलता था या फिर बांबू के ठेकेदारों से जो पैसा मिलता था, उसका हिस्सा मांगते थे, उसमें अपना कट मांगते थे। और फिर कई आदिवासियों की इन्होंने इस शक में हत्या कर दी कि वे पुलिस के खबरी हैं। इन नक्सलवादियों की वजह से ही गढ़चिरौली इलाके का डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। हालांकि जब वहां पर नक्सलवाद फैला तो उसके बाद सरकार का भी ध्यान इस इलाके पर गया और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं वहां के आदिवासियों के लिए शुरू की। लेकिन उन योजनाओं में भी नक्सलवादी अपना क्रेडिट लेने लगे और उन योजनाओं से जो फायदा आदिवासियों को मिलना चाहिए उसमें भी वो अपना कट निकालने लग गए। और उनकी ओर से भी काफी बर्बरता की गई आदिवासियों के प्रति। जो मैंने अभी 3 आपको मिसालें बताई जो हाल के 15 दिनों में हुई, कुछ ऐसी ही बर्बरता एक वक्त में अपने चरम पर पहुंच गई थी। और धीरे धीरे जिस तरह से नक्सलवादियों ने आदिवासियों का दिल जीता था, वैसे ही आगे चलकर आदिवासियों के दिल से वे उतर भी गए। और आदिवासियों के मन में जो गुस्सा उनके प्रति उठकर आया, उसी का फायदा उठाते हुए पुलिस ने आदिवासियों की भर्ती अपनी फोर्स में करनी शुरू कर दी। और 1990 में एक आईपीएस अधिकारी केपी रघुवंशी ने इन्हीं आदिवासियों को लेकर एक कमांडो फोर्स बनाई जिसका नाम दिया क्रैक 60, जो कि आज C60 नाम से जानी जाती है। इसी C60 के कमांडो के पिता की, जैसा मैंने अभी इसी वीडियो में बताया, कि नक्सलवादियों ने हत्या कर दी, क्योंकि इस C60 ने नक्सलवाद के खात्मे में एक अहम भूमिका निभाई। हालांकि अभी भी पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नक्सलवाद की कमर तोड़ने में इस C60 ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत सारे नक्सलवादी C60 के कमांडोज ने मार गिराए, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए और जो नक्सलवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको खत्म किया। ऐसे में C60 कमांडो फोर्स नक्सलवादियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गढ़चिरौली जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमेशा महाराष्ट्र में सत्ताधारी पक्ष का कोई दबंग या कोई दिग्गज राजनेता ही वहां का प्रभारी मंत्री, जिन्हें कि महाराष्ट्र में पालक मंत्री कहा जाता है, गार्जियन मिनिस्टर, उसे बनाया जाता है। जब कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार थी तब गृह मंत्री आर पाटिल यहां के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी अभी 2019 के बाद, तब एकनाथ शिंदे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वे यहां के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे। अब राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली के प्रभारी मंत्री हैं। चूंकि हाल के कुछ सालों में नक्सल आंदोलन गढ़चिरौली में कमजोर पड़ चुका था, इसलिए वहां पर विकास का काम भी शुरू हुआ, सड़कें बनाए जाने का काम शुरू हो गया, पुलों को निर्माण करने का काम शुरू हो गया। पहले नक्सलवादी ये नहीं करने देते थे, उसमें अवरोध लाते थे और जो इंजीनियर्स, जो कर्मचारी इन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते थे, या तो उन्हें अगवा कर लिया जाता था या उनकी हत्या की जाती थी या डरा धमका कर उन्हें भगा दिया जाता था, उनसे वसूली भी की जाती थी। लेकिन जब सरकार को लगा कि अब मामला नियंत्रण में है, तो फिर उसके बाद ये तमाम काम भी होने शुरू हुए और फिर जो है आयरन माइंस, वहां पर लोहे की खदानें भी शुरू हो गई। सुरजापुर माइंस जो है इस वक्त वहां पर ऑपरेट कर रही है और नक्सलवादियों को यह काफी चुभ रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि और भी माइंस वहां पर शुरू की जाएंगी और भी उद्योग वहां पर आएंगे, लेकिन नक्सलवादी इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले 30 नवंबर को उन्होंने गढ़चिरौली बंद का ऐलान भी किया है। तो यह सब कुछ देखकर यही कह सकते हैं कि गढ़चिरौली नक्सलवाद से फ्री होने वाला है या नक्सलवाद खात्मे पर है, यह कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी और पिक्चर अभी बाकी है। जय हिंद।